बहू, मैंने सुना है कि तुमने अपने भाई को नया फोन भेजा है। अभी ना तो रक्षाबंधन है और ना ही कोई त्योहार, फिर नया फोन भेजने की क्या जरूरत थी? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और मायके वाले तो ऐसे भी बेटियों से कुछ नहीं लेते हैं, पर तुम हो कि पैसों को पानी की तरह उन पर बहाए जाती हो। यही अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खर्चा करने को कहूँ तो तुम्हें नानी याद आ जाती है। मीना जी अपनी बहू कृति से कहती है। कृति बोली, मम्मी जी आपको कैसे पता चला कि मैं अपने भाई को फोन भेज रही हूँ? और पता चल भी गया तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या रक्षाबंधन या कोई त्योहार आएगा तभी मैं अपने भाई को कोई उपहार भेज सकती हूँ? आप जानती हैं कि मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं और अक्सर बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करनी पड़ती है और उसका पुराना फोन खराब हो चुका है। अब मम्मी और पापा मुझसे तो कहेंगे नहीं, छोटा भाई है वो मेरा, उसका तो मुझ पर पूरा अधिकार बनता है, इसलिए मैंने उसके लिए फोन भेज दिया। मीना जी बोली, वही तो मैं वही कह रही हूँ, फोन भेजने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बेटे से पूछने की जरूरत नहीं समझी। हद होती है फिजूल खर्ची की। कमाती हो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी सारी कमाई अपने मायके वालों पर लुटा दो। प्रीति बोली, मम्मी जी अगर यही फोन मैं अपनी ननद या उनके बच्चों को देती तो आप मुझसे बहुत खुश होती ना। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, ये फोन मैंने अपने पैसों से भेजा है, आपके बेटे के पैसों से नहीं। और अगर मैं अपनी कुछ कमाई मायके वालों पर खर्च कर भी दूं तो दिक्कत क्या है? इतना कहकर कृति अपने कमरे में चली गई। कुछ घंटे बाद कृति रसोई में काम कर रही थी। शेखर दफ्तर से लौटकर आए और हाथ पैर धोकर रोजाना की तरह माँ के कमरे में थोड़ी देर बैठने के लिए गए। वहाँ मीना जी ने बहुत कुछ कहा पर शेखर ने पलटकर कुछ जवाब नहीं दिया और कमरे में आकर कृति से बोले, अगर तुम्हें फोन देना ही था तो तुम माँ को पता ही नहीं लगने देती। कृति बोली, बस यही दिक्कत है। क्यों आप या मम्मी जी अपने रिश्तेदारों को कुछ देने से पहले मुझसे पूछ कर देते हैं? फिर मैं क्यों? अपने भाई को कुछ भी मैं अपनी कमाई से दे रही हूँ, कोई चुरा कर नहीं दे रही हूँ। शेखर कुछ कहता उससे पहले कृति बोली, मैं गलत नहीं हूँ, तब भी आप अपने परिवार वालों का साथ दे रहे हैं और मुझे बातों को छुपाने की सलाह दे रहे हैं। आखिर मैं कब तक ये समझौता करती रहूं? मैं अपने बहू होने का हर फर्ज निभा रही हूँ, सही होने पर भी मुझे ही गलत ठहराया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? शेखर बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? परिवार में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। मानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं परिवार के विरोध में जाना नहीं चाहता। मेरी माँ और बहन का स्वभाव तुम जानती हो। जरूर आभा ने माँ के कान भरे होंगे, जब भी आती है कुछ न कुछ झमेला मेरे लिए खड़ा कर देती है। पापा इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते और माँ है कि मेरा जीना हराम कर देती है। कृति बोली, मुझे बहुत हैरानी हो रही है आपकी सोच पर। मैंने क्या, मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे लड़के के साथ मुझे बांध रहे हैं जो अपनी सही पत्नी के साथ भी खड़ा नहीं हो सकता। सोचिएगा, कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना कहकर कृति सबका खाना लगाने लगी। अगली सुबह कृति हर रोज की तरह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी ताकि अपनी नौकरी पर जा सके। उसने जल्दी से सास और ननद के लिए चाय नाश्ता रखा तो मीना जी बोली, बहू इस चाय में एक चुटकी जहर भी दे दो। अपमान सहने के बाद कोई तुम्हारे हाथ की चाय कैसे पिएगा? शेखर भी वहीं बैठे थे। वो बोले, माँ कल की बात तो कल खत्म हो गई थी, फिर आज सुबह ये सब क्यों? मीना जी बोली, दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। बहू ने तुमसे जो कुछ भी कहा है मुझे सब मालूम है। मैं तो बहुत सी बातें इसकी बर्दाश्त कर जाती हूँ ताकि परिवार एक साथ रहे, पर मेरी बहू को अपने मायके पर खर्च करने से फुर्सत मिले तब तो परिवार के बारे में सोचे। कृति ने देखा दूर बैठी उसकी ननद आभा मुस्कुरा रही है। उसने चाय पकड़ाते हुए कहा, मम्मी जी आपके कान कौन भरता है मुझे भी मालूम है, पर मुझे इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। इस घर के लिए सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं भी सोचती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि मेरे पैसों पर मेरे मायके वालों का भी अधिकार है, क्योंकि उन लोगों ने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आप लोगों का खाना बनाकर रख दी हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो काम पर चली गई। मीना जी अपने बेटे से बोली, देखा अपनी पत्नी के तेवर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही इसको इतना बढ़ा कर रखा है, तभी तो ये इतना बोल गई। अभी भी समय है, संभाल लो, कल को बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें भी ये तुम्हारे खिलाफ कर देगी। आभा बोली, सच में भैया मैं तो अब पराई हो गई हूँ, फिर भी इस घर की चिंता मुझे लगी रहती है।
आपके बारे में, माँ के बारे में इतना सोचती हूँ, फिर भी मैं ही भाभी के निशाने पर रहती हूँ। भाभी तो कभी इस परिवार के बारे में सोचती ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो उसके मायके पर लगा रहता है। शेखर बोला, आभा कम से कम तुम आग में घी डालने का काम मत करो। और तुम जो कह रही हो ना कि वो अपने मायके वालों के बारे में सोचती है, अरे वो तो कम से कम सोचती है, पर करती तो ससुराल वालों के लिए है। और तुम क्या करती हो? साल के 6 महीने तो मायके में बैठी रहती हो। और माँ, वो अपने पैसों का क्या करती है इसका हिसाब मैं उससे नहीं लूंगा। मैं इतना जानता हूँ कि वो कोई फिजूल खर्ची नहीं करती है। मीना जी बोली, सब कुछ तो ठीक है, पर अपनी शादीशुदा बहन से कोई इस तरह से बात करता है? ये भी जरूर तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हें सिखाया होगा। न जाने मेरे घर की शांति को क्या हो गया है। शेखर गुस्से में बोला, आप मुझसे क्या चाहती हैं माँ? वो अपने पैसे खर्च कर रही है, उस पर भी मैं रोक लगा दूं? मीना जी गुस्से में बोली, ऐसा करो, कुछ महीने के लिए उसे मायके भेज दो। जब माँ बाप के घर में बैठी रहेगी तब उसके माँ बाप को पता चलेगा कि बेटी को कैसी शिक्षा दी है, और बहू को भी पता चलेगा कि ससुराल का सुख क्या होता है। अरे बहू के पैसों पर उसके माँ बाप का अधिकार नहीं, बल्कि ससुराल वालों का अधिकार होता है। शेखर गुस्से में बोला, ठीक है, आज रात इसका भी फैसला कर ही दूंगा। अब मैं जाऊं? आज के दिन ऑफिस के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की है आप दोनों ने। इतना कहकर वो गुस्से में चला गया। जब भी आभा मायके आती थी, घर का माहौल कुछ ऐसे ही डगमगा जाता था। कृति के माता पिता कभी भी उससे कोई मदद नहीं लेते थे, परंतु पिता के रिटायरमेंट के बाद कृति अपना फर्ज निभाते हुए अपने भाई की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी, जो कि मीना जी को पसंद नहीं आती थी। रात में जब सब खाना खा रहे थे तो आभा तंज करते हुए अपनी भाभी कृति को बोली, भाभी, आपके मायके वाले ही आपके लिए सब कुछ है क्या? हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि दिन रात आप उन्हीं की चिंता में डूबी रहती हैं और उन्हीं पर अपनी सैलरी खर्च करती हैं। शेखर बोला, अब खाने के टेबल पर भी तुम लोग शुरू हो गए? कृति मुस्कुराकर बोली, अरे ननद भाभी के बीच मजाक मस्ती हो रही है। और दीदी, मैं आपको बता दूं कि मेरी कमाई पर मेरा ही अधिकार है। ये मैं कैसे खर्च करूंगी ये मेरा निर्णय होगा। जहाँ तक हक की बात है, जितना हक आपका आपके भैया के पैसे पर है, उतना ही मेरे भाई का मेरे पैसे पर है। और जहाँ तक उपहारों की बात है, उपहार किसे ज्यादा मिलते हैं ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। ये बात मीना जी को चुभ गई। उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारी ननद ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? आखिर वो गलत क्या कह रही है? तुमने अपनी ननद को तो कभी कोई फोन खरीद कर नहीं दिया। पहले लड़कियों के मायके से उपहार आते थे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। शेखर बोले, कम से कम खाने के टेबल पर तो शांति बनाए रखो। और माँ, आपको किस चीज की कमी है? आपका बेटा भी तो कमाता है, इसकी कमाई ये खर्च कर रही है, करने दीजिए। और वैसे भी ये अपने छोटे भाई के प्रति बस अपना फर्ज निभा रही है, तो क्या गलत कर रही है ये? आभा तुरंत बोली, भैया, आपके कहने का क्या मतलब है? भाभी को अपनी सारी कमाई मायके वालों पर खर्च करनी चाहिए? शेखर बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी कमाओ और अपने पैसे अपने मायके पर खर्च करो। आभा चुप हो गई। अगले दिन रविवार था। शेखर कृति से बोला, कृति, मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर मायके चली जाओ। कृति बोली, मैं समझी नहीं, आप मुझे ऐसे अचानक मायके भेजने के बाद क्यों कर रहे हैं? आपकी खुशी के लिए हर बार मैं समझौता करती आई हूँ कि कभी न कभी तो आप मुझे भी समझेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ तो मैं भी अब जाना चाहती हूँ, और आपको मुझे छोड़ने जाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना काबिल तो बनाया है कि मैं अकेले मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर कृति अपने कमरे में चली गई। कृति फटाफट अपनी पैकिंग में लग गई। शेखर बोला, नाश्ता तो कर लो। कृति बोली, सबके लिए बनाकर रख दी हूँ, और आज मेरा व्रत है। अब ये व्रत अपने मायके जाकर ही टूटेगा। तभी मीना जी आई और बोली, बहू, अभी क्यों जा रही हो? शाम में चली जाना, अभी तो पूरा घर बिखरा पड़ा है। कृति मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, 1 हफ्ते की मेरी छुट्टी है, अब घर और रसोई आप सब मिलकर संभाल लीजिएगा। इतना कहकर वो तैयार होने चली गई। वहीं पर खड़ी आभा बोली, माँ, अब तो आप दोपहर के खाने की तैयारी कर लो, मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। ये कह रहे थे दोपहर तक लेने आएंगे, तो मैं तो दोपहर में निकल जाऊंगी। बस मेरी जो खरीदारी नहीं हुई है वो सारा सामान आप खरीद कर रखिएगा, अगली बार आकर मैं ले जाऊंगी। इतना कहकर आभा वहाँ से खिसक गई। शेखर बोला, देख लिया माँ, आपकी लाडली बेटी को मिनट नहीं लगा और यहाँ का काम देखकर तुरंत खिसक गई, और ऊपर से आपको खाना बनाने का ऑर्डर भी देकर चली गई।
जब इतने दिनों से यहाँ आराम फरमा रही थी तो कुछ दिन और रह लेती। सिमी की जाने की बात हुई नहीं कि वो भी जाने को तैयार हो गई कि उसे यहाँ का काम नहीं करना पड़ जाए। और कृति नौकरी करने के बाद भी घर संभालती है, पर आप और आपकी बेटी नौकरों के साथ भी इस घर को संभाल नहीं पाती हैं। ऊपर से आपको बहू से शिकायत रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आपने मेरी शादी करवाई ही क्यों है। तभी शिखर के पिता मदन जी आए और बोले, मीना, मैं सोचता था घर परिवार तुम अच्छे से संभाल रही हो, पर नहीं, घर की लक्ष्मी को तो तुमने नाराज कर दिया। और जिसने कभी तुम्हारे लिए सोचा नहीं, तुम उसके लिए सोचती रही। सोचो, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी तकलीफ नहीं दिख रही है और तुम हो कि बहू पर लांछन लगा रही हो। आखिर उसने किया ही क्या? उसकी कमाई पर उसके माता पिता और उसके परिवार का अधिकार तुमसे पहले है। मीना जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मदन जी बोले, क्यों? बहू को पढ़ा लिखा कर क्या तुमने लायक बनाया है? उसके माँ बाप ने बनाया है। अगर ऐसा है तो कहो अपने बेटे से अपनी कमाई अपने ससुराल भेज दे। बहू के पैसे तो तुम अपने पास रखना चाहती हो और बेटे की कमाई ससुराल नहीं देना चाहती। तुम तो बहुत स्वार्थी निकली। शेखर पिता से बोला, पापा सोचिए, इन सभी चक्रों में मेरा पारिवारिक जीवन नर्क हो रहा है। मदन जी बोले, इन सब में कहीं न कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। जब सही और गलत का फैसला लेने में मर्द कमजोर होता है तो औरतों के पास सत्ता चली जाती है। अपनी पत्नी के लिए तुम नहीं बोलोगे तो कोई और क्या बोलेगा? अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ और बहू को समझाओ। और तुम मीना जाओ और जाकर तुरंत अपनी बेटी का सामान बांधो और उसे यहाँ से विदा करो और कहना त्योहारों पर ही आया करे। इतना कहकर वो चले गए। शेखर जाकर कृति को मनाने लगा। कृति बोली, सब कुछ होने के बाद आप इसी तरह बात करते हैं। पापा जी ने अगर आपसे नहीं कहा होता तो आप मुझे मनाने भी नहीं आते, बल्कि मुझे मायके जाने देते। आखिर मेरे पैसों पर मेरे माँ बाप का अधिकार क्यों नहीं है? अगर मैं कुछ पैसे मायके के लिए खर्च कर देती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? शेखर ने हाथ जोड़कर कृति को मना लिया। दोपहर में आभा जाने लगी तो मीना जी बोली, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज मेरा सर सबके सामने झुक गया सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण। उम्मीद रखती हूँ कि तुम अपना ये व्यवहार अपने ससुराल में नहीं रखोगी, वरना ना तो मायके की रहोगी ना ससुराल की। अब अगली बार त्योहार पर ही आना। इतना कहकर उन्होंने आभा को विदा किया। मीना जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो कृति के पास जाकर अपने व्यवहार के लिए अफसोस की और बोली, बहू सही कहा था तुमने। जितना फर्ज है तुम्हारा ससुराल के प्रति, उससे ज्यादा मायके के प्रति है, क्योंकि आज जो भी तुम हो अपने माँ बाप के बदौलत हो और उन्होंने ही तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, तो उनका हक हमसे पहले है। और बहू, ये पैसा तुम्हारी मेहनत का है, तुम जैसे चाहो इसे खर्च करो। अब मुझे तुमसे कोई गिला सिकवा नहीं है। कृति ने शेखर की तरफ देखा। शेखर बोला, गिले सिकवे को खत्म करो। माँ एक नई शुरुआत करना चाहती है तो तुम भी अपना बड़प्पन दिखाओ। कृति ने हाथ जोड़कर मीना जी से कहा, मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात से आपको कभी तकलीफ हुई है तो मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वो मीना जी के गले लग गई। अंत भला तो सब भला। अब कृति बेझिझक अपने माता पिता की मदद करती थी और उसे कभी कोई रोकता टोकता नहीं था और पूरा परिवार प्यार और समझदारी से मिलकर रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।